जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4A है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 पार्ट ऑलरेडी देखे। कौन कौन से? पार्ट 1 जो कि यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है, पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, पार्ट 4 जो कि डीपीएस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो मतलब हमने 4 पार्ट ऑलरेडी देख लिए हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4A है, इसको हम देखने वाले हैं पार्ट 4A। तो दोस्तों इसमें एक बेसिक जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ, ये है कि ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। तो दोस्तों सवाल ये है इसके बारे में कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में हमें आर्टिकल 51A में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 51A में। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो बाद में इसको ऐड किया गया, तो इसको हम समझते हैं अभी। इससे पहले हम ये बता दें कि इस वीडियो में जो है हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखेंगे, कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या इसमें कितनी ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल है। तो उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे किस फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बात कही गई है, वो सब डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सबको समझें। तो चलिए बात करते हैं कि जो है हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे, तो आपका आंसर होगा 0। इसको जो है बाद में ऐड किया गया। अब हम ये देखते हैं कि इसको कब ऐड किया गया, तो इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, उसमें जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड की गई थी। अभी हमारे पास कितनी है? अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, बट जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ही ऐड की गई थी। उसके बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई। अभी हमारे पास कितने? अभी हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब सवाल ये होता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं थी, बाद में इसको क्यों ऐड किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये लगा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, लोग अपने जो ड्यूटीज को वैसे ही फॉलो करेंगे। बट इमरजेंसी के दौरान जब 1975 में इमरजेंसी लग गई तो उस टाइम ये रियलाइज किया गया जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ये क्योंकि उस टाइम जो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे थे जब इमरजेंसी लगी तो उस टाइम, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का जो टॉपिक जो एक पार्ट है उसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया पार्ट 4A में। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दो अमेंडमेंट हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए। कौन कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था, इसमें जो है 1 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। टोटल अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमने समझ लिया। दोस्तों इसको जो है इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो इसका रिकमेंडेशन जो है स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए जो रिकमेंडेशन आया था वो स्वर्ण सिंह कमेटी का आया था। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कमेटी ने इसको रिफर किया था तो आप बोलेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी। अब दोस्तों एक सवाल और होता है कि इसे किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया, कहां से इसको जो है लिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूएसएसआर से। अब आप सोच रहे हैं यूएसएसआर कौन सी कंट्री है, तो दोस्तों ये अभी तो जो है नहीं है, ये जो है 1995 में जो इसका डिवीजन हो गया, इसको टोटल 15 कंट्री में डिवाइड कर दिया गया। अभी जो रशिया है वो इसी का पार्ट है, रशिया जो है अभी यूएसएसआर का ही पार्ट है। तो इसको कहां से लिया गया था? इसको यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। अब दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको हमारे अलावा एक और डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इसको रखा गया है। कौन सी? जापान। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्री जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन विच फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्वॉल्व, मतलब जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया है। ऐसे जो है जापान एकमात्र डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। अब यहाँ इसके बाद हमें एक चीज और ये समझना होगा कि ये जो है केवल सिटीजन को अवेलेबल है। क्या किसको अवेलेबल है? केवल सिटीजन को, ये फॉरेनर के लिए नहीं है, सिटीजन के लिए केवल है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये केवल सिटीजन के लिए ही हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में
कि क्या ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है कि केवल सिटीजन के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, सिटीजन के लिए अवेलेबल है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और जो आपको समझना होगा, ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है, चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि आप इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि ये कि अगर आपका कोई फंडामेंटल ड्यूटी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उसके प्रोटेक्शन को लेके। बट ये केस जो है फंडामेंटल राइट्स में नहीं था। फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसिएबल होता है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप उसके प्रोटेक्शन के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। मतलब आप कोर्ट तो जा सकते हैं बट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बट वो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों ही नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी यानी मतलब कुछ स्टेट का मतलब के लिए बात कही गई जो कि स्टेट को फॉलो करना है, उसके बाद डीपीएसपी में कही गई। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब ये होता है कुछ सिटीजन के लिए ड्यूटीज हैं जो कि सिटीजन को फॉलो करना होगा किसी हमारी कंट्री के अंदर, वो टोटल 11 ड्यूटी है। तो इसको यहाँ पे ये बोला गया कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब दोस्तों ये नॉन जस्टिसिएबल तो है, लेकिन इसको लेके पार्लियामेंट कुछ लॉ बना सकती है। मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है नॉन जस्टिसेबल तो रखा गया है बट पार्लियामेंट फ्री है, वो इससे रिलेटेड जो है कोई लॉ बना सकती है। तो चलिए बात ये कर लेते हैं क्या अभी तक कोई लॉ बना है कि नहीं बना है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से लॉ है जैसे कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का जो ये एक्ट है, इसके थ्रू जो है अगर आप कभी मतलब देश के विरुद्ध काम करते हैं, जैसे कि आप झंडा को जला रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपको सजा मिलेगा। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बना था। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में बना था। ऐसे बहुत से लॉज हैं, मतलब इससे रिगार्डिंग लॉ बने हुए, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जो सजा मिलेगी। तो फंडामेंटल ड्यूटी को नॉन जस्टिसेबल रखा गया है बट इसके रिगार्डिंग कुछ लॉ बने हुए, मतलब पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, तो उसके रिगार्डिंग कुछ लॉ बना हुआ है जो कि हमारे ड्यूटीज का भी पार्ट है। अगर कोई ड्यूटी को फॉलो नहीं करता तो उसको भी सजा मिल जाती है उस लॉ के थ्रू। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में हमें समझनी थी। कौन कौन से, इसकी बात जो है पार्ट 4A में कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल कौन सा 51A है, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जैसे दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इसमें 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जो कि 2002 में हुआ, इसमें 1 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। तो अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ये स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। किस कमेटी ने, स्वरण सिंह कमेटी ने। अब ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया, यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया जो कि अभी रशिया है। ये जो है केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल है, नॉन सिटीजन के लिए मतलब फॉरेनर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। इसको जो है नॉन जस्टिसिएबल बताया गया, मतलब ये जस्टिसिएबल नहीं है, आप इसको प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इतनी बात तो बेसिक थी, आपको इतना समझना था। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी क्या बात करता है। टोटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, 11। हम ये देखेंगे कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी क्या बात करता है। तो चलिए उसको हम एकदम बेसिक टू एडवांस समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बात। बट अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, चलिए फिर। तो दोस्तों अब हम अपने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, उनमें क्या बात कही गई। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी आती है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पालन करना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, उसका हमें पालन करना है और उसकी इज्जत भी करनी है। रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसका मतलब क्या होता है, हमें किसकी इज्जत करनी है, जो भी आइडियल्स हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के और इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी उल्लेखित कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, हमें इन सब का जो है रिस्पेक्ट भी करना है। मतलब कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन भी करना है, साथ साथ हमें रिस्पेक्ट करना है किसका, आइडियल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। तो ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है। दूसरी क्या बोलती है, दूसरी बोलती है टू टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब क्या होता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नोबल आइडियल्स हैं जिन्होंने हमें जो है इंस्पायर किया था नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, भगत सिंह हुए, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना जान दे दिया, हमें उनके नोबल आइडियल्स को जो है
संजो कर रखना है और उनको फॉलो करना है। जो भी उनके आइडियाज थे, जो भी उनकी थिंकिंग, उनको फॉलो करना है और उसको संजो कर रखना है। इस चीज के बाद हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट जो जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है वो करता है। किस चीज की बात करता है कि जो भी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे देश के फ्रीडम के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिया, उनके जो नोबल आइडियल थे उनको जो है हमें संजो कर रखना और फॉलो भी करना है। मतलब उनका जो आइडियाज, उनकी जो थिंकिंग थी उसको हमें फॉलो भी करना है और संजो कर मतलब आगे की पुस्तक के लिए भी बचा कर रखना है। तो ये बात हो गई दूसरी की। तीसरा क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है संरक्षित रखना है और प्रोटेक्ट रखना है। मतलब हमें किस चीज का प्रोटेक्शन करना है, इस चीज में यहाँ बात है जो हमारे देश की सोवरेनिटी है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। यूनाइटी मतलब जो एकता है उसे हमें प्रोटेक्शन, उसको हमें प्रोटेक्शन करना है, उसको हमें ध्यान रखना है। और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता जो हमारे देश की है उसको हमें बना कर रखना है। तो हमें यहाँ पे क्या बात कही है हमारे थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी में, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि हमें हमारे कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी तीनों को जो है बना के रखना है। मतलब हमारे देश में हमें एकता और संप्रभुता और जो ये है अखंडता, इन सबको जो है बना के रखना है। तो ये हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी हुई। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of the woman। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसका मतलब होता है टू प्रमोट हार्मोनी, मतलब हमें हार्मोनी को प्रमोट करना है। पहली चीज ये हो गई। एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भी ब्रदरहुड की फीलिंग, मतलब भाईचारे की जो फीलिंग है हमें उसे सबके अंदर जो है बनाकर, जितने भी हमारे कंट्री के सिटीजन हैं हमें उन सबके साथ भाईचारे की फीलिंग को बना के रखना चाहिए। इस चीज को त्यागते हुए, मतलब किस चीज को त्यागते हुए, जो भी किस रिलीजन का है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, वो किस रीजन का है या फिर वो किस सेक्शन का, इन सबको हमें त्याग देना। मतलब कि हम आपस में कभी भेदभाव नहीं, हम आपस में कोई ये सब भेदभाव नहीं करें। किस चीज से रिलेटेड भेदभाव, रिलीजन से रिलेटेड भेदभाव, लैंग्वेज से रिलेटेड भेदभाव, रीजन से रिलेटेड भेदभाव, सेक्शन से मतलब कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, इन सब से रिलेटेड हमें कोई जो है आपस में भेदभाव नहीं करना। हमें जो है भाईचारे का भावना बना के रखना है और साथ ही साथ जो हारमोनी हमारे देश के अंदर उसको जो है प्रमोट करना है। ये बात करता है जो है चार। और इसके साथ साथ क्या बात करता है, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। इसका मतलब क्या होता है, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस का त्याग करना है, रिनाउंस करना है। कैसी प्रैक्टिसेस, जो कि जो है जो भी हमारे देश की वुमेन है उनकी जो है डिग्निटी के खिलाफ हो। डिग्निटी मतलब क्या होता है, उनकी इज्जत के खिलाफ हो। तो ऐसी प्रैक्टिस को हमें त्याग करना है, जैसे कि सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया। तो इन सब चीजों को हमें त्याग करना है। इस चीज की बात फंडामेंटल ड्यूटी के चौथे ड्यूटी में बात कही गई थी, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of the woman। इस चीज का मतलब हमने समझ लिया कि हमें हार्मोनी को प्रमोट करना है, साथ ही साथ जो भी भाईचारे की फीलिंग है उस चीज को बढ़ावा देना, भाईचारे की फीलिंग को बना के रखना है। हमें इन सब चीजों में आपस में भेदभाव नहीं करना। किन चीजों में, रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड या फिर रीजन से रिलेटेड, इन चीजों के बीच में हमें भेदभाव नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें त्याग देना है जो कि डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, जो कि औरत के डिग्निटी के खिलाफ हो, उसके विरुद्ध हो, उनके सम्मान को अहित पहुंचाती हो, ऐसे जो है तो प्रैक्टिसेस को हमें त्याग कर देना है। ये हो गया चौथा फंडामेंटल ड्यूटी। अब पांचवा समझ लेते हैं। पांचवा क्या बोलता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कौन क्या बोलता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको वैल्यू देनी है और उसको प्रिजर्व मतलब संरक्षित करके रखना है। जो भी हमारा रिच हेरिटेज है और कंपोजिट कल्चर, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसके रिच हेरिटेज को हमें वैल्यू देना है, साथ ही साथ उसको जो है प्रमोट ये प्रिजर्व करना, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना है। तो ये चीज बात बोलता है पांचवा। पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब क्या होता है, हमें वैल्यू देना, मतलब हमें वैल्यू देना, उस चीज को महत्व देना है और प्रिजर्व करके रखना है। किस चीज को, जो भी हमारे रिच हेरिटेज, हमारे कंपोजिट कल्चर, जो भी हमारा कल्चर है उन चीज को संजो कर रखना है, वैल्यू और प्रिजर्व करना है। ये समझ लिया हमने। छठवां क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये बोलता है छठवां वाला। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं।
देखिए क्या बोला है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब हमें जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है सबसे पहली बात। उसके बाद उसको अच्छा भी बनाना है, इम्प्रूव मतलब अच्छा बनाना, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, मतलब हमें पेड़ नहीं काटने हैं और पेड़ लगाने चाहिए। ये चीज की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का छठवां ड्यूटी। क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, साथ साथ उसको इम्प्रूव अच्छा बनाना है। और क्या बोलता है, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, जो फॉरेस्ट है, जो लेक्स है, जो रिवर्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, इन सब का हमें जो है प्रोटेक्ट करना है और अच्छा बनाना है इन सबको। मतलब फॉरेस्ट को हम और पेड़ लगा सकते हैं, इसको अच्छा से बना सकते हैं। लेक्स का हमें ध्यान रखना, मतलब उसमें कूड़ा करकट ना फेंक पाए हम। जो रिवर्स उसमें हम गंदगी ना करें, ये बोला गया। वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी जंगली जीव उनको हम मारे ना। तो ये सब चीज की बात कही गई 6 में। और साथ साथ क्या कहा गया, एंड टू हैव कंपैशन, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जो भी लिविंग क्रिएचर उनके प्रति हम दया भाव रखें। दया भाव रखने की बात यहाँ पे कही गई छठवें फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमने ये समझा कि हमारा 6 फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है, बाकी 5 भी हम समझ लेते हैं। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। पहला क्या बोलता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा क्या बोलता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty, unity and the integrity of India। ये हो गया। चौथा क्या बोलता है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of the women। पांचवा क्या बोलता है, टू वैल्यू एंड प्रेजेंट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। छठवां क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो ये तो 6 हो गए। अभी 5 हमारे पास और है, तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं कि वो 5 क्या है। पर दोस्तों अगर आपको अभी तक की फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने 6 डिस्कस की, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए क्या आपको दिक्कत है, मैं उसका जो है आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने देखा उसमें हमने ये छोड़ दिया, फंडामेंटल ड्यूटी चौथी वाली थी उसको हमने छोड़ दिया। उसमें हमने 1 2 3 5 6 7 देखा था। 1 2 3 5 6 7 इससे पहले हमने देखा। 4 उसमें मिस हो गया था। हम 4 यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का 4th है वो क्या बोलता है, टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या बोलता है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसका मतलब क्या होता है, हमें हमारी कंट्री की रक्षा करनी, हमें हमारी कंट्री की रक्षा करनी है और नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब हमारी कंट्री को हमारी जरूरत हो तो हमें जाना है अपनी कंट्री को, मतलब रक्षा प्रोवाइड करने। तो ये यहाँ पे क्या बात कही गई है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसका मतलब होता है हमें हमारी कंट्री की रक्षा करनी है, साथ ही साथ अगर हमारी कंट्री को कभी हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें उसकी मदद करनी है। ये बात है कही गई है फंडामेंटल ड्यूटी के चौथे वाले में। तो हमने इससे पहले कौन कौन सा देखा था, 1 2 3, जो 4 मिस हो गया था। हमने 5 6 7, मतलब हमने उसमें 6 देखा, 1 2 3 5 6 7, इसमें हमने 4 को भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो 8 वाला वो क्या बोलता है। तो दोस्तों जो 8वां वाला ये क्या बोलता है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, हमें साइंटिफिक टेम्पर बना, साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक स्वभाव हमें ये रखना है, साथ ही साथ ह्यूमनिज्म मतलब हमें की मानवतावाद भी रखना है, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म मतलब हमें जांच और सुधार की भावना भी रखनी है। इसका मतलब क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब कि आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना, आपको किसी चीज के पीछे साइंटिफिक टेम्पर मतलब ये वैज्ञानिक स्वभाव देखना, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको समझना। आपको अंधविश्वास नहीं करना है। ह्यूमनिज्म मतलब आप मानवतावाद रखिए। और एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज में जो है जांच करने की और उसमें सुधार करने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। तो ये बोला गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के 8 में, मतलब 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी इसके बारे में बात करती है। और 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं। तो जो 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो बोलती है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। इसका मतलब क्या होता है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सीधा है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को आप कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। अक्सर हम सब देखते हैं जब भी कुछ दंगा वगैरह होता है तो हम लोग मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, जैसे कि हम ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन जला दिया, बस जला दिया, सरकारी बस, ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये हमारे टैक्स के पैसे से तो बना है, अपना ही सामान हम नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको सेव करके रखना है और वायलेंस से बचना है। एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस का मतलब ये होता है कि हमें वायलेंस से बचना है, मतलब हमें लड़ाई पीट झगड़ा झंझट ये सब नहीं करना है।
ये सब जो वायलेंस होता है ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी की 9वीं वैल्यू है। ये बात करती है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ये हो गया, हमने ये भी समझ लिया। अब 10वीं जो है वो क्या बोलते हैं, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टिट्यूएंटली राइजेस टू अ हायर लेवल ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, मतलब कि हमें हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे कलेक्टिव एक्टिविटी के तहत हमें जो है हमेशा जो है ये एक्सीलेंस के तहत बढ़ना है। तो दैट, ताकि हमारा जो नेशन है, जो हमारी कंट्री है, ये कंटिन्यूसली बढ़ती रहे, मतलब कॉन्स्टेंटली में लगातार बढ़ती रहे। किस तरफ, हायर लेवल की तरफ। और किस चीज के लिए, इंड्योर एंड अचीवमेंट, मतलब कि हायर लेवल में तो प्रयास और अचीवमेंट की तरफ, मतलब बढ़ती रहे हमारी कंट्री हमेशा। इस चीज के लिए हमें जो है काम करना है। ये बोलता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का 10वां, क्या बोलता है, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to a higher level of इंडियोर एंड अचीवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है हमेशा कोशिश करनी है, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे कलेक्टिवली हो, किस चीज के लिए, एक्सीलेंस, मतलब हम अपने कंट्री को एक्सीलेंस की तरफ ले जा पाए, ताकि जो हमारी कंट्री है वो हमेशा जो है हायर लेवल पे पहुंचती रहे। किस चीज के लिए, प्रयास और उसके फल के लिए, मतलब इंडियोर एंड अचीवमेंट के लिए। तो ये हमने समझ लिया 10वां वाला। 11वां वाला क्या बोलता है, ये दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में किया गया, उसके तहत जो इसको ऐड किया गया था। तो ये क्या बोलता है, इसके तहत दोस्तों ये फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की, ये फंडामेंटल राइट भी बन चुका है इसके तहत अंडर आर्टिकल 21A में। 21A में ये जो आपको फंडामेंटल राइट भी देखने को मिल जाएगा। ये बोलता क्या, चलिए इसको समझ लेते हैं। ये बोलता है हु इज पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वाइल्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये बोलता है जो कोई भी पेरेंट्स है या फिर गार्डियन है किसी बच्चे का, वो प्रोवाइड करेगा, किस क्या चीज प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अपने बच्चे को, किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए। अगर उसका बच्चा जो है 6 to 14 ईयर, कहा गया 6 to 14 ईयर, यहाँ पे ये बोला गया है who is parents are wild to provide opportunity for education to his child or wild as the case may be between the age of 6 to 14 years। इसका मतलब ये होता है जो कोई पेरेंट्स या गार्जियन है किसी बच्चे का, वो प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी किसके लिए, एजुकेशन के लिए। किस बच्चे को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जो बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है उसको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए। ये बोलता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का 11 वाला। क्या बोलता है, जो भी पेरेंट्स है या फिर गार्जियन है किसी बच्चे के, वो प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटी, किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे अगर उनका बच्चा 6 to 14 ईयर की एज के बीच में है। तो ये हमने टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी उनको समझने की कोशिश किया। चौथा वाला मैं पहले लिखना भूल गया, तो उसको मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि वो मिस हो गया था, गलती से मिस हो गया, तो वो भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। क्या बोलता था, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब हमें अपने देश की रक्षा करनी है और नेशनल रेंडर सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर हमारी कंट्री को जरूरत पड़ती है हमारी, तो हमें उसके लिए जो है तैयार रहना है। तो ये चीज बात करता है टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी थी। हमने सब कुछ देख लिया, साथ साथ हमने जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से, जैसे कि ये जस्टिसएबल है कि नॉन जस्टिसएबल है, कहाँ से लिया गया, किसके लिए अवेलेबल है, ये किस आर्टिकल में बात है, किस क्वालिटी में बात, ये सब हमने देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर इंफॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।